आई थिंक आज मुझे होम्योस्टेसिस समझाना है आप लोगों को, है ना? होम्योस्टेसिस मैंने आपको नहीं समझाया था पिछली क्लास में, तो आज मुझे आप लोगों को एक होम्योस्टेसिस भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, होम्योस्टेसिस समझाना स्टार्ट करूं? कोई दिक्कत? प्रीवियस क्लास से किसी बच्चे को पूछ लीजिए मेरे से, अगर प्रीवियस क्लास से कोई प्रॉब्लम है उसको पूछ लीजिए, नहीं प्रॉब्लम है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टर्म क्या है आपके पास, होम्योस्टेसिस। वर्ड क्या लिखा है, होम्योस्टेसिस को ध्यान से थोड़ा समझना स्टार्ट करेंगे। वर्ड है आपके पास होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस। अब ये जो वर्ड है, या आप वर्ड बोलिए या फिर आप टर्म बोलिए, इसको जो आपको समझना आप समझिए। इसको आप लोग छोटी क्लासेस से देखते आ रहे हैं, यानी कि प्रीवियस क्लासेस से आप लोग इसको मेंशन करना या नोटिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिसमें आपको कौन सी चीज दिखती है कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में, पूरे लिविंग सिस्टम में, पूरे बायोस्फीयर में ऑर्गेनिजम्स को उनके टॉलरेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्राइटेरिया क्या है, चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है, हम उसको किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं, कैसे हम उसको वहां पे कैटेगराइज करने का, बांटने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इनको कैसे बांट रहे हैं, इनके टॉलरेंस लेवल पे देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप फ्रॉग्स वगैरह को देखना स्टार्ट करें, मेंढक जो होते हैं, बहुत जब गर्मी हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस हो तब, या फिर बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ रही हो, इन दोनों कंडीशंस में आपको कभी भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे, नेवर। वो आपको कभी भी इजिली ना तो दिखेंगे, ना आपके पास अवेलेबल होंगे, ना आपको कभी वो नजर आएगा। ठीक है, अब उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो नेचर में खुद को एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव नहीं करा सकते। क्या नहीं कर सकते वो? नेचर में खुद को एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव नहीं करा सकते। तो इसके बेसिस पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनका होम्योस्टेसिस बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे टर्म और वर्ड आपको क्या देखने को मिल रहा है, होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये एक तरीके की एबिलिटी या कैपेबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। जैसे अब बच्चा सोचेगा ये क्या है, कोई पार्ट है, कोई फेनोमेना है, कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, मतलब आप पहले समझें तो कि वो वर्ड एग्जैक्टली है क्या, ताकि आप उसके बारे में और आगे एक्सप्लेनेशन को समझना स्टार्ट करें। तो पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि ये एक टाइप की एबिलिटी या कैपेबिलिटी है, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। Homeostasis is referred as a specific capability or ability of any living organism, जो उसको क्या करता है, जो उसको अलाउ करता है कि वो अपने आप को एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में बहुत इजीली सरवाइव कर सके। ठीक है, अब पूरे 365 डेज में, पूरे साल में मेरी जब मर्जी होगी, आप लोगों को जो रूटीन भेजा जाता है, आप बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हम कनेक्ट हो जाते हैं, हम क्लासेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। वैसा तो है नहीं कि आपकी जो क्लासेस हो रही हैं आप बोलेंगे नहीं अब तो बहुत ठंड का सीजन आ गया, ऐसा है अब तो मैं इनएक्टिव फेज में जा रहा हूँ, मैं क्लासेस नहीं लूंगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं बोलता आप में से। बहुत ठंड हो तो आप अपना इंतजाम करते हैं, वहां पे ब्लेजर, स्वेटर सब कुछ निकालना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है कि आप पूरे साल, पूरे 365 डेज अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कराने में कैपेबल हैं। पूरे साल जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप मेंटेन करने में कैपेबल हैं। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान सी बात है। तो इसका ये मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कोई ना कुछ एबिलिटी या कैपेबिलिटी जरूर है, जिसकी वजह से वो अपने आप को, खुद को नेचर में एडवर्स मतलब समझते हैं, जो बहुत बुरा कंडीशन हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसमें भी खुद को इजिली सरवाइव करा सकते हैं। दैट स्पेसिफिक कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज होम्योस्टेसिस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो जिनका होम्योस्टेसिस बहुत अच्छा होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, मैमल्स हो गए। मैमल्स की मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज जो आती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के,
मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। हर जगह एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, उसकी हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे ये है कि आप जब पूरी एक्सप्लेनेशन देखना स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि खुद को सरवाइव करा सकते हैं एडवर्स कंडीशंस में, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो खुद को एडवर्स कंडीशंस में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करा सकते, जो बिल्कुल थर्ड क्लास के आते हैं कि वो नहीं सरवाइव करा पाएंगे या फिर उसको वो टॉलरेट नहीं कर सकते। बहुत आसान सी भाषा में मैंने आपको ये बात समझाई है, हर बच्चे को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होम्योस्टेसिस शो करते हैं, इसके बेसिस पे वर्ड आया है क्या, होम्योथर्मल ऑर्गेनिजम्स, या होम्योथर्म्स बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है? होम्योथर्म्स बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इसकी एक्सप्लेनेशन को या इसके टाइप्स को देखना स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वहां से इसकी डेफिनेशन निकल के सामने आएगी, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स अपने टॉलरेंस के बेसिस पे क्या है, 2 टाइप्स के होंगे। कितने होंगे ये? 2 टाइप्स के होंगे। इसमें से एक को और थोड़ा सा आसान और इजी कर दूं, और जीरो लैंग्वेज अगर मैं कर दूं, तो एक को हम बोलेंगे, एक जो टाइप होगा हमारे पास, एक को हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और दूसरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। अब इसका ये मतलब नहीं है, ये सब मिसनोमर है बायोलॉजी के फील्ड में। अब ऐसा नहीं समझना है कि इसका खून ठंडा होगा दूसरे का गर्म होगा, ऐसा कभी मत लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। ये एक टर्म है, ये स्पेशली आगे जाके खुद भी अपने एक स्पेसिफिक टर्म को रेफर करेगा। जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको पोइकिलोथर्मस बोला जाता है, POIKILOTHER, या तो MOUS लिखिए, पोइकिलोथर्मस हो जाएगा। उन ऑर्गेनिजम्स को पोइकिलोथर्म्स बोला जाता है, ये भी ठीक है। और ये जो हो जाएंगे वार्म ब्लडेड जो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, ये होम्योथर्मल कहलाते हैं, होम्योथर्मल कहलाते हैं, या होम्योथर्मस बोल लीजिए, इनको होम्योथर्मस ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म को पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ये हो गया पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिजम्स। और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे होम्योथर्मस। और यहाँ पे इसके नीचे लगा दीजिए ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको ऑर्गेनिज्म लगाने का मन नहीं है तो आप इसको शॉर्ट में सीधा होम्योथर्म्स भी लिख सकते थे, एम के बाद सीधा एस हो जाएगा। एम के बाद क्या होगा, वहां पे सीधा एस हो जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती आप लोग को समझने में, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए। और प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी लेक्चर दिया था, नोट्स प्रिपेयर हो गया होगा आप लोगों का। अगर आप नोट्स नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं तो बायोलॉजी छोड़ दीजिए, आज ही मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। सेशन बहुत लेट है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कामचोर होते हैं, जिनको लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता, तो आप बायोलॉजी मत लीजिए, क्योंकि नंबर आपके वैसे भी नहीं आएंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रटने वाले बच्चों को बाहर किया जाएगा। तो मैं पहले ही आपको सुनने में अच्छा ना लगे, बट मैं पहले ही आपको यहाँ पे हिदायत दे देती हूँ कि आप क्या कीजिए, उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे एक और चीज, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जैसे ही मैं इनका टाइप्स आपको बताऊंगी या समझाना, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी, इसके टाइप्स को बताते के साथ और एक्सप्लेन करते के साथ आपको एक और बेनिफिट हो जाएगा। क्या बेनिफिट होगा कि आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। मैंने आज तक की क्लास में कोई भी चीज आपको रटाई नहीं है, बायोलॉजी होने के बावजूद हर चीज मैंने आपको समझा के उसकी डेफिनेशन तक को लिखना सिखाया है। यहाँ पे हम वही काम करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स और होम्योथर्मस, क्या लिख रहे हैं हम? होम्योथर्मस लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मो मतलब क्या होता है? टेम्परेचर होता है। थर्मो मतलब क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो इसका ये मतलब है कि दोनों किस चीज के बेसिस पे हम यहाँ पे कर रहे हैं? हम थर्मो रेगुलेशन देख रहे हैं। थर्मल मतलब टेम्परेचर होता है,
तो हम यहाँ ऑर्गेनिजम्स का क्या देख रहे हैं, थर्मो रेगुलेशन देख रहे हैं कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को या इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जहां पे हमने होम्योथर्मस ऑर्गेनिजम्स लिख रखा है उसके नीचे आप यहाँ पे नोट कर लेंगे द ऑर्गेनिजम्स, ये वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं द ऑर्गेनिजम्स which can easily which can easily maintain their, अब ये क्या मेंटेन करेंगे यहाँ पे, स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल लिखना बहुत जरूरी है, मेंटेन देयर स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल वर्ड की बहुत वैल्यू है, मेंटेन देयर स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में हम क्या लिखेंगे, जो हाई ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा ह्यूमंस लिख लीजिए, बहुत सारे ऐसे तो एग्जाम्पल होते हैं, जितने मैमल्स होंगे सब आएंगे इसके एग्जाम्पल में, तो आपकी मर्जी, आप जिसको लिखिए, ह्यूमंस लिखिए, डॉग लिखिए, कैट लिखिए, आपकी मर्जी, लिखते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पोइकिलोथर्मस की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, द ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैं क्लास में जब बच्चों को नोट कराती हूँ तो अब हर चीज तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट अभी मैं यहाँ पे नोट कर दूंगी आपको। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप क्या कीजिए, द ऑर्गेनिजम्स विच कांट, यहाँ पे कैन नॉट कर दीजिए, विच कैन नॉट मेंटेन, इजिली लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इजिली कर सकता है तो हमने इजिली लिख दिया है, विच कांट मेंटेन देयर स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दैट आर रेफर्ड एज पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, बट मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट होगा, इसका मैं उल्टा कर रही हूँ, इसका रिवर्स कर रही हूँ, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको समझ नहीं आए, यहाँ पे मैं इसको रिवर्स कर रही हूँ बस, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ द ऑर्गेनिजम्स विच, अब जो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ कांट या कैन नॉट, विच कैन नॉट, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट, बस यही आया है यहाँ पे, बाकी सारी चीजें कॉपी की है मैंने, कैन नॉट सिर्फ हम लिखेंगे यहाँ पे, विच कांट मेंटेन, विच कांट मेंटेन their internal body temperature, body temperature। अब इसमें क्या है, आपके आ जाएंगे, यानी ये कोल्ड ब्लडेड हो गए, इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल आपके पास बहुत आसान है, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस, सम फिशेज, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, एम्फीबियंस लिख लिया, फटाफट इसको कॉपी कीजिए, इसको रब करके, और इसके डेफिनेशन को भी मैं लिखती हूँ, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अब ये दोनों आप जैसे ही लिखेंगे उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, होम्योस्टेसिस लिखना स्टार्ट करेंगे। हो गया मैम। ठीक है, अब देखिए, अब होम्योस्टेसिस को हम कैसे लिखेंगे, अब ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखना चाहते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस इज द स्पेसिफिक एबिलिटी, ये एक अनोखा एबिलिटी है, इज द स्पेसिफिक
एबिलिटी, ये क्या है? ऑर्गेनिजम्स की एक स्पेसिफिक एबिलिटी। होम्योस्टेसिस इज द स्पेसिफिक एबिलिटी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी किसी बच्चों। किस चीज की एबिलिटी है ये? टू मेंटेन, टू मेंटेन, मेंटेन आ जाएगा यहां तक, टू मेंटेन, ठीक है। हाँ, अब क्या मेंटेन करना है इनको यहाँ पे? टू मेंटेन रिलेटिवली, अब किसको मेंटेन करेंगे? ये इंटरनल कंडीशन को, रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल कंडीशंस। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? स्टेबल इंटरनल कंडीशंस को परसिस्ट कराने का काम कर रहे हैं, ठीक है। is the specific ability to maintain a relatively stable internal conditions to persist, मतलब वो रहेगा ना वहां पे, सरवाइव करेगा ना उससे फाइट करके। परसिस्ट का मतलब आप जानते ही हैं, परसिस्ट इजिली ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। बस यही है, इसी को लिखना है आपको। नहीं और आसान लैंग्वेज में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, होम्योस्टेसिस इज रेफर्ड एज अ स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू विच दे कैन इजिली सर्वाइव इन नेचर एंड मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल बॉडी कंडीशंस। आसान है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया होगा आपका होम्योस्टेसिस, हमने यहाँ तक लिखा है। रब कर दूं इसको, इसको रब कर दूं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। नो मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर है। और यस मैम। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे ओल्ड स्टूडेंट्स जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दिया था, वेरिएशन है इसमें, चेंजेस है ना? पहले के जो एक्सप्लेनेशंस होंगे वो ऐसे नहीं होंगे जो अभी है, वेरिएशन है सब में। तभी मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि कोई सा भी चैप्टर कभी भी चल रहा हो तो भले वो उसमें फ्रेश बच्चे डेमो क्यों ना ले रहे हो, बट आप उसको ज्वाइन कीजिए। हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलता ही है, ठीक है। खैर आज तो है, स्ट्रेंथ है, पिछली क्लास में मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, आज तो अच्छी बात है, स्ट्रेंथ है बच्चों की, ठीक है। तो इसको अब मैं रब करने जा रही हूँ और थोड़ा और डेप्थ में कर रहे हैं हम लोग इसको। स्पीड भी मेंटेन करना है हमें, क्योंकि सिलेबस करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है बायो के स्टूडेंट्स के लिए। सारा रब कर रही हूँ मैं, यहाँ से हट गई हूँ, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक है। अब मैं रब कर देती हूँ इसको। अब देखिए, जब आप एनसीईआरटी देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने टेस्ट जो दिया था, और टेस्ट दो ही बच्चों ने बायो का टेस्ट दिया था शायद कल, इस मंडे को कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? किस किस ने टेस्ट दिया था? नाम बताइए अपना। मिस मैंने दिया था। नाम बताइए। मैम अरुणिमा। नेम बोलिए। अच्छा अरुणिमा, आपने पिछला टेस्ट क्यों नहीं दिया था? मैम फर्स्ट पिछला वाला टेस्ट टेस्ट, मैंने फर्स्ट दिया था बट मुझे ना उसमें वो ऑप्शन नहीं था कि आप सेक्शंस को स्किप कर सकें, और उसमें मैंने सारे ऑप्शंस आई थिंक कि करेक्ट डाले थे, और उस समय तुरंत रिजल्ट शायद नहीं शो कर रहा था, वो सारे रेड दिखा रहे, तो मुझे लगा सारे ही गलत हो गए, तो मैंने आई थिंक ठीक से सबमिट ही नहीं किया। मैंने उसमें देखा था, वो जो ऐप है उसमें तो मुझे दिखा ऐसा कि दो ही स्टूडेंट, एक प्रणय और दूसरा वो प्रतिष्ठा का नेम शो कर रहा था। मुझे ऐसा लगा दो ही बच्चों ने टेस्ट दिया है। जो टेस्ट आपके असाइंड हैं सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अब आप ऐसा नहीं सोचिए कि
हम न्यू स्टूडेंट है तो हम टेस्ट नहीं देंगे। आज को अगर टेस्ट से भागिएगा ना तो बाद में फिर दोबारा से प्रिपरेशन कीजिएगा और फिर यही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इधर उधर भागिएगा कि हमें एक टेस्ट सीरीज लेना है। ज्वाइन करते हैं ना बच्चे, जो सेल्फ स्टडी आप घर पे करते हैं वो बच्चे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते ही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात हो रही होगी जहां पे अर्नेस्ट मेयर का नाम आ रहा होगा, क्लियर है, जहां पे आपको बार बार अर्नेस्ट मेयर का नाम दिखने को मिल रहा होगा। हालांकि ये बात अलग है कि उन क्वेश्चंस में डिस्कार्ड मेथड के थ्रू आपने और मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको कराया था उसके बेसिस पे किसी बच्चे को आंसर को सिलेक्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे अर्नेस्ट मेयर के बारे में दे रही हूँ। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, आई डोंट नो द रीजन, बट इनका नाम बहुत जगहों पे आता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने इस वजह से। तो यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं किसका, ERNST। कई लोग इसको अर्नेस्ट बोलते हैं, कई लोग इसको अर्नस्ट बोलते हैं, जो बोलना है आपको बोलिए, स्पेलिंग तो कोई बदल नहीं सकता। अर्नेस्ट मेयर का नाम आता है यहाँ पे, ठीक है। अब हैरानी वाली बात यह है कि इनका काम बहुत बड़ा है। अब 1904 से लेके 2004 तक जब आप देखेंगे तो मतलब 2004 तो बहुत रिसेंट है ना, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि बहुत पुराना है या फिर 1947 के टाइम में मर गए थे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये टाइम जो है, ये टाइम पीरियड जब आप निकालेंगे तो 80 साल का जो टाइम आता है, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और सबसे बड़ा जो काम किया है, इन्होंने स्पीशीज का कॉन्सेप्ट देने का काम किया है, ठीक है। लेकिन कल को जाके मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्नेस्ट मेयर बेसिकली थे क्या। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री पढ़ा है 10th तक हर बच्चे ने, मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी बच्चे ने डार्विन का नाम नहीं सुना हो। सुना है सबने, बायो में तो था ही, बायो में तो था, इवोल्यूशन चैप्टर में, सो तो मुझे याद है। बट मैं हिस्ट्री का यहाँ पे पूछ रही हूँ आपसे, हिस्ट्री में आपने डार्विन का नाम सुना होगा, लेमार्क का नाम सुना होगा, एरिस्टोटल का, जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है उन्होंने एरिस्टोटल का नाम अरस्तु पढ़ा होगा, वहां पे पढ़ा है। तो इन सबका ना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जो आप आज के डे में पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीजें आपके पास है, जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, उनकी जैसे हम बोलते नहीं है कि कहीं पे भूमि पूजन हो रहा है तो भाई एक ईंट रख के नींव रख दी वहां पे कि अब ये पहला ईंट है इस जमीन पे, बोलते हैं ना ऐसा। जैसे अभी राम मंदिर ही बन रहा है तो बोला कि हाँ भाई भूमि पूजन हो रहा है, सोने की ईंट रखी गई, ऐसा वैसा जो भी है। तो आप जो आज के डे में जितने कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी नींव रखी थी इन्होंने। जितने साइंटिस्ट के नेम, या फिर आप जिस भी चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं उसके उस चैप्टर के शुरुआत में, मतलब उस चैप्टर के स्टार्ट होने के पहले जो आपको एक स्पेशल फोटो दी जाती है और जिनके बारे में बताया जाता है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि किसी को समझ नहीं आता कि हम कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन बच्चे को बताएं, कौन कौन सा नहीं बताएं। चैप्टर के बीच में तो कहीं ना कहीं नाम आएगा ही, अगर नहीं भी आया तो उस फील्ड में इन्होंने काम किया ही है। अब इनका काम क्या है, बहुत सारे फील्ड में है। अर्नेस्ट मेयर जो है इनका काम क्या है, बहुत सारे फील्ड में है। लेकिन बेसिकली क्या थे ये, इवोल्यूशनरी, बेसिकली नीट का क्वेश्चन करा रही हूँ, नीट का पोर्शन करा रही हूँ। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे ये, आपने देखा है ना सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्नेस्ट मेयर क्या थे, उसमें लिख दिया जाएगा एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, इन सब फील्ड में भी काम किया था, वो हम देखेंगे अभी। बट बेसिक होगा ना कुछ कि एक ऐसा फील्ड होगा जिसमें वो बहुत क्या हो, मंजे हुए हो। जैसे यू आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, बायो है, ठीक है। तो आप जब बायो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बायो के आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि कल को जाके आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो कि आप केमिस्ट्री में कोई इन्वेंशन करते कल को जाके, तो आपके साथ यही लिखा जाएगा कि आप क्या थे, एक बायोलॉजिस्ट थे। आप क्या थे, एक बायोलॉजिस्ट थे। जैसे बायो में बहुत सारा बायोमोलिकुल्स चैप्टर में जिसने भी जो भी इन्वेंशन किया, या तो वो केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था या वो मैथ्स की पढ़ाई कर रहा था, या वो केमिस्ट्री पढ़ रहा था या वो मैथ्स पढ़ रहा था, बायोलॉजिस्ट नहीं थे वो लोग, ठीक है। बट इनके साथ अच्छी बात क्या है, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। पहली बात याद कर लीजिए, हो सकता है आपको ऑप्शन दिया जाए तो फर्स्ट पॉइंट आपको वहां पे क्या मेंशन करना है कि ये क्या थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। दूसरी बात, आपको अगला नीट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किनको बोला जाता है, डार्विन ऑफ द 20th
सेंचुरी। ठीक है, आप चाहिए तो हाईलाइट करके कहीं पे आप मार्क कर लीजिए कि नीट का क्वेश्चन है, खोजिएगा तो मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस दिखता है ना बच्चों को, एग्जाम के बाद बच्चे भागते हुए आते, मेरा सर खाते कहते मैडम हमारे से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वो एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो आपकी किताब से होता है जिसको आपने अनसुना और अनदेखा किया होता है उस टाइम। ठीक है, तो इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला गया था। ठीक है, अब उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनका काम बहुत सारे फील्ड में था। अब इससे आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। पहला, सब मैं बताना स्टार्ट करूँ बारी बारी से क्या है। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्निथोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा काम था इनका। इनका बहुत बड़ा काम किस में था? ऑर्निथोलॉजी के फील्ड में था। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी मैं अभी समझाऊंगी आपको कि ये क्या होता है। दूसरा जो इनका काम था यहाँ पे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, तो हम यहाँ पे इवोल्यूशन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इवोल्यूशन लिख देते हैं, मतलब इवोल्यूशन के फील्ड में भी इनका काम था। ठीक है, इवोल्यूशन के साथ साथ और इन्होंने काम किया था, मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी, दैट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे, सिस्टमैटिक्स भी आपको पता है, ये भी अभी हो सब, कई बच्चे न्यू यहाँ पे हैं जुड़े हुए, तो मैं आपको सिखा देती हूँ इसका मतलब क्या है। सिस्टमैटिक्स से मिलता जुलता क्या है? टेक्सोनोमी। ये भी एक, सब आज के डे में क्या है, सेपरेट ब्रांचेस बनाए गए हैं सबको स्टडी करने के लिए। ठीक है, देन क्या है जो आपने नहीं सुना होगा यहाँ पे, दैट इज जू जियोग्राफी। नेक्स्ट क्या है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, होमवर्क आपका हो जाएगा सबके बारे में लिखने का। आप चाहे तो जो शॉर्ट में आएगा सो मैं नोट करूंगी, जहां पे बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन होगा उसको मैं नोट नहीं करूंगी, मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम इन्होंने और किया था, दैट इज फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। अब फटाफट सुनना स्टार्ट कीजिए। पहला मैंने यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी लिखा है, ऑर्निथोलॉजी में लिख लीजिए स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स। अगला नीट का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्वेश्चन पूछा गया आपसे नीट में, विच ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स, और आपके उसके नीचे ऑप्शंस दिए हैं, ऑर्निथोलॉजी है, मेलेकोलॉजी है, फाइकोलॉजी है, माइकोलॉजी है, किसमें टिक करना है आपको? ऑर्निथोलॉजी में करना है। ठीक है, evolution is referred as a very slow and gradual process which is responsible for advancement and modifications of organisms। हिंदी में अगर मैं समझाऊं तो इवोल्यूशन वैसा एक बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल का मतलब है बारी बारी से होने वाला। पहले आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, ऐसा तो है नहीं कि आपने पहली क्लास का एग्जाम दिया उसके बाद कभी कहीं किसी स्कूल में पढ़े ही नहीं, जाके घर पे बैठ गए। मतलब जहाँ पे ऐसी जैसे तैसे रफा दफा करके एडमिशन लिया जाता है, उस सिस्टम की बात नहीं कर रहा। चीजें काफी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, पहले जैसे नहीं है, पहले ऐसा होता था। आज के डे में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कहीं से कोई सर्टिफिकेट लिया ही नहीं पास होने का, आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, आप सीधा 10th क्लास में गए और बोले कि हमें तो बोर्ड ही का एग्जाम देना है। बोर्ड एग्जाम में कितनी आपसे मांगी जाती है, वहां पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आपसे मांगे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ग्रेजुअल प्रोसेस है, म्यूटेशन जैसा नहीं है। म्यूटेशन और इवोल्यूशन, जैसे मैं बच्चों को लिखने को देती हूँ, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, मे बी शायद आपको भी दिया हो मैंने कभी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इवोल्यूशन एंड म्यूटेशन, तो वहां पे बच्चे लिखते हैं कि इवोल्यूशन इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे से और बारी बारी से होने वाला प्रोसेस है। जबकि म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन डीएनए। म्यूटेशन क्या होगा? अचानक से रातों रात होगा। एनाकोंडा की सारी सीरीज देखना स्टार्ट कीजिए, अगर एग्जाम्पल की बात हम करें, शायद सेकेंड या थर्ड सीरीज में जो लेडी एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, वो बोलती है अपने पार्टनर को, यू हैव डन अ रॉन्ग म्यूटेशन, तुमने एक बहुत गलत काम कर दिया। क्या किया उसने? कि उसने एक ऐसे जीन में चेंज करा दिया जिसकी वजह से उसके जो जायंट फीचर्स और टेल वगैरह बहुत ज्यादा इलोंगेट होने लगता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो एनाकोंडा बैठा हुआ था, वो मिलियन साल तक इंतजार करते रहा, फिर उसके अंदर वैसे चेंजेस किए गए, नहीं, वो रातों रात चेंज किया गया। रातों रात जब कोई चेंज हो जाए,
आपकी बॉडी के डीएनए में अचानक से रातों रात कोई चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इवोल्यूशन लिखा है। तो जो बच्चे आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। पहली लाइन मैंने क्या बोली? इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एडवांसमेंट एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, बट हमने नेगेटिव इवोल्यूशन भी सुना है, हमने न्यूज चैनल्स में भी देखा है। कभी दूर दराज में कहीं किसी गांव में, या किसी एक लड़की जैसे थी लक्ष्मी जिसका नाम रखा गया, मतलब उसके लिम्स वगैरह भी ज्यादा थे, कहीं कोई बच्चा पैदा हो गया, उसका टेल रीजन प्रेजेंट होता है, तो बोला गया गणेश भगवान का अवतार है। कुछ भी करते हैं तो होता क्या है, कभी कभार गलती से नेगेटिवली एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स निकल के सामने आ जाते हैं। उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बोला है, बायो में आज तक कोई ऐसा फील्ड चुन के या निकाल के नहीं ला के दिखा सकता जिसमें एक्सेप्शन ना हो। हर चीज में एक्सेप्शन होता है, ईच एंड एवरीथिंग में। आप पूरी बायो पढ़ेंगे अभी से लेके जब तक पढ़ते रहिए। बायो लिया है आपने तो आगे पढ़िएगा ही, ठीक है। सब में आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, कि अगर हम ओवरऑल देखना स्टार्ट करें, देन व्हाट इज इवोल्यूशन। तो ये एक ऐसा स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर एडवांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन होती है। आप अगर एंसेस्टर्स को, यानी कि जो ह्यूमन के एंसेस्टर्स हैं, चिंपैंजीज जो थे, आप उनको देखना स्टार्ट कीजिए और खुद खड़े हो जाइए जाके उसके सामने, तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। यू आर मोर एडवांस दैन दैट चिंपैंजी। आप उससे बहुत ज्यादा एडवांस है, वो बात नहीं कर सकता आपकी तरह, आप कर सकते हैं। जो ब्रेन की थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि आज के डे में आपका सेरेब्रम साइज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो दैट्स मोर देन एनफ एक्सप्लेनेशन अबाउट इवोल्यूशन। यहाँ पे आपने इवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अब जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी दोनों को ध्यान से सुनेंगे। मैं क्वेश्चन देती हूँ बच्चों को, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी। क्वेश्चन क्या देती हूँ मैं बच्चों को? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी। हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हर चीज को क्लासिफाई करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये फिश के अंदर जाएगा। सबसे इजी आसान सा वर्टिब्रेट्स उठाते हैं। वर्टिब्रेट्स पांच ही हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। उसमें से हम अगर कैटेगराइजेशन जो करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को बोला भाई ये फिशेस के अंदर जाएगा, ये एम्फीबियंस के अंदर जाएगा, ये रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, ठीक है। अब वैसा होते होते और उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि उनको कैटेगराइजेशन करने के लिए एक ब्रांच बनाई गई, एक फील्ड बनाया गया कि हाँ भाई ठीक है, तुम ऐसा काम करो कि तुम सिर्फ क्लासिफिकेशन ही देखना स्टार्ट करो, तुम सिर्फ क्लासिफिकेशन के स्टडी के बारे में ध्यान दो, उसके ऊपर ध्यान दो। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है उसको हम लोग, जो लिटरली दैट इज ओनली स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। आपसे अगर मैं पूछूं क्या फिश आपकी तरह दिखता है, आप बोलेंगे नहीं, ये कैसा वाहियात क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या बर्ड्स के फीचर एम्फीबियंस जैसे दिखते हैं, आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल भी नहीं। आप किसी छोटे बच्चे से जाके पूछिए जो प्राइमरी में पढ़ रहा हो, जो याद करता है भाई 5 फलों के नाम बताओ, 5 एनिमल्स के नाम बताओ, इस तरीके से जो पढ़ाई कर रहा होता है, वैसे जब आप बच्चे से पूछना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो भी बता देगा, बोलेगा नहीं इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। देन हाउ इट इज पॉसिबल कि आप यहाँ पे 5 तरह के अलग अलग दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को उठा के एक वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में फेंक रहे हैं। जब ऐसा सोचना आप स्टार्ट करेंगे, वो सिस्टमेटिक्स के अंदर चला जाएगा। तो टेक्सोनोमी इज स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी क्या है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। सब क्वेश्चन है नीट का, एक एक वर्ड इसमें से क्वेश्चन है। ये आपका क्या हो गया? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। बट जब सिस्टमेटिक्स की बात करेंगे तो ये तो सेम, पहले कॉपी कीजिए, यहाँ चिपका दीजिए इसको। इसके बारे में भी हम लिखेंगे, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, जो फर्क आएगा यहाँ पे, अगर हम फर्क की और डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी, on the basis of evolutionary relationships, evolutionary relationship of organisms कर लीजिए, of
ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखना स्टार्ट कर रहे हैं तब दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज रेफर्ड एज सिस्टमेटिक। समझ आया हर बच्चे को? किसी को अगर इसमें से कोई दिक्कत हो, डाउट हो, पूछ लीजिए मेरे से कि हाँ आपने जो हमें एक्सप्लेन किया है वो बात हमें समझ नहीं आई है। ऐसा अगर कुछ भी है तो पूछ लीजिए मेरे से। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट इसमें? आनंदिता राज, आपकी कौन सी क्लास है आज? मतलब लेक्चर कौन सा है? आप बायोलॉजी का कौन सा लेक्चर ले रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट मैम। अच्छा फर्स्ट है, मतलब डेमो क्लास है आपकी, है ना? यस मैम। और then ठीक है, और कौन से बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है आज? सान्या कुमारी, एक मुझे और नेम दिख रहा है यहाँ पे, मैंने शायद पहले नहीं देखा है इसके। आपकी कौन सी क्लास है आज? सेकंड मैम। अच्छा सेकंड। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत कहीं समझने में? नो मैम। और आकांक्षा, आपकी कौन सी क्लास है आज? मैम सेकंड। ठीक है। एंड वीना, मेरे ख्याल से आपने भी इधर ही हाल में कुछ दिन पहले शायद डेमो क्लास ली थी। वीना नेम है, No, उधर ma'am, से रिप्लाई कीजिए। 5th and 6th आई थिंक क्लास है मेरा। अच्छा फिफ्थ है। हाँ ठीक है, मतलब लिविंग वर्ल्ड ही कंटिन्यू कर रहे हैं, यही ना? हाँ, सेल वाला पढ़े थे ठीक थोड़ा है, सा। तो हम लोग थोड़े स्पीड के, हाँ थोड़े स्पीड के साथ चल। हाँ ठीक है, तो अभी मैंने जिन भी बच्चों का नाम लिया है, जो आप लोग न्यू स्टूडेंट है, कोई रह गया इसमें से जिसके बारे में मैंने बात ना करी हो बट वो बच्चा न्यू है, उसकी आज फर्स्ट और सेकंड क्लास हो, तो उधर से रिप्लाई कर दीजिए। यस मैम। तो मैं आप लोगों से अभी भी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। मैम आयशा। कोई ऐसा बच्चा जिसकी फर्स्ट क्लास हो? मैम आयशा। आयशा, हाँ ठीक है। आयशा, कोई दिक्कत समझ, हाँ आयशा आपको कोई दिक्कत कहीं समझने में? नो मैम। कहीं हाँ कोई परेशानी हो उसको इंस्टेंटली पूछ लेंगे लगे हाथ, ठीक है? ओके मैम। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और दूसरी चीज ये है, सेल चैप्टर, हाँ सेल चैप्टर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। कोई सा भी पोर्शन चल रहा है उसका कनेक्शन थोड़ी है किसी के साथ। जहां कनेक्शन आएगा वहां मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे उसको कनेक्ट करना है, आपको दूसरी चीजों के साथ को रिलेट करना है, ठीक है? तो ये चीजें हैं, सब क्वेश्चंस भी इसके बीच से मैंने आपको एक्सक्लूड करके निकाल के बता दिया है। हाँ ये सिंपल चीजें हैं। अब देखिए एक और है यहाँ पे, दैट इज जू जियोग्राफी। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जू जियोग्राफी की बात कर रहे हैं। इसमें इसको स्प्लिट कीजिए, इस वर्ड को, पूरा जो कंप्लीट वर्ड है आपके पास उसको तोड़िए, ठीक है? इसको जब आप तोड़ेंगे, इसको जब आप स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा? आपको इसमें दो चीजें दिखेंगी। एक है ZOO, दैट टर्म इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, जैसे बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है। और जूलॉजी क्या है? उधर से ऑडियो म्यूट कर लेंगे जिस भी बच्चे का ऑन रह गया है, ठीक है? उधर से ऑडियो म्यूट करेंगे अपना। तो यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स हैं जब आप जू जियोग्राफी को स्प्लिट करेंगे। पहला क्या है आपके पास? ZOO, जू वर्ड जो होता है वो एनिमल्स के लिए आता है, जैसे जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूफिली, ZOOPHILY, वैसा पॉलिनेशन जो एनिमल्स के थ्रू होता है। अब यहाँ पे जू जियोग्राफी, आप बोलेंगे हमने जियोग्राफी तो पढ़ा है, हमने तो छोटी क्लासेस में आपको स्प्लिट करके दिया गया था, मेरे ख्याल से 8वीं क्लास से या उससे पहले से ही। अब बच्चों को अलग अलग करके टीचर्स पढ़ाने लगते हैं, अलग अलग टीचर जाते हैं कि हम कौन सा चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, कौन सा सिविक्स का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, उसकी नॉलेज देने के लिए टीचर्स अलग अलग अब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? तो ज्योग्राफी आपको पता है कि आप जो अपना पूरा ग्लोब देखना स्टार्ट करते हैं, उस पूरे ग्लोब के ऊपर, उस पूरे ग्लोब पे, ठीक है, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं और जो सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्योग्राफी में पढ़ाई नहीं करी थी। हमने जो पहले पढ़ाई की थी ज्योग्राफी के अंदर,
वो कैसे पढ़ा था हमने? हाँ भाई, वहाँ का मॉनसून कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, अगर ये हिमालयन रेंज के अंदर आता है तो यहाँ ठंड ज्यादा होगी, अगर आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ गर्मी ज्यादा होगी। ये पॉइंट ऑफ व्यू है ज्योग्राफी पढ़ने का। बट जो जू जियोग्राफी पढ़ रहा होगा, व्हाट अबाउट दैट, हम उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो पढ़ रहा होगा कि अगर ठंड ज्यादा होगी तो वहां कैसे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स सरवाइव करेंगे। जैसे जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है वहां पे कोनिफेरस प्लांट्स ज्यादा होते हैं, उनके बारे में बोला जाता है कि ताकि वहां पे बर्फ गिरे तो वो इजिली स्लाइड करके नीचे चला जाए। वहां पे मकान भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, पता है आपको, ताकि वो जाए अगर तो उसके ऊपर ठहरा ना रहे, वो वहां से स्लाइड करके नीचे चला जाए। तो यहाँ पे देखने का पॉइंट ऑफ व्यू और नजरिया चेंज हो जाता है। जो किसकी पढ़ाई करते हैं? जू जियोग्राफी की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हम इसको शॉर्ट में, इन शॉर्ट तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि इसका ये मतलब है कि यहाँ पे पूरे बायोस्फीयर की पढ़ाई की जाती है। यहाँ पे क्या है? पूरे हम लोग बायोस्फीयर की पढ़ाई करते हैं। बायोस्फीयर मतलब अर्थ का वो पूरा एरिया जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने इनहेबिट करके रखा हुआ है, जिसके ऊपर अपना कब्जा करके रखा हुआ है, उसकी पढ़ाई हम करते हैं। तो दैट मीन्स कि आप क्या पढ़ रहे हैं? जू जियोग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कैसा कैसा वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो वहां पे कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आती है फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत डिफरेंट चीज है। फिलोसफी जो बच्चे पढ़ते हैं आगे जाके, अब आज के डे में फिलोसफी एक ब्रांच साइंस में डाला गया और फिलोसफी का दूसरा ब्रांच आर्ट्स में डाला गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग भी करते हैं बच्चे उसमें। बायोटेक्नोलॉजी में आधे बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं और आधे बच्चे क्या करते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। मैथ्स का बच्चा भी बायोटेक पढ़ता है आज के डेट में। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, तो वहां पे पेस मेकर लगाना पड़ता है हम लोगों को। अब वो पेस मेकर कैसे बनेगा, वहां पे उसका लेंथ कितना होगा, वहां पे कैसे वेन्स की एंट्री होगी, किस तरीके से उसको सेट करना है, फिट करना है, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब आप एक मैथ्स वाले और एक बायो वाले बच्चे को साथ में नहीं बिठाइएगा। तो थोड़ा सा उनको नॉलेज दिया जाता है इस बारे में कि वो फंक्शनिंग कैसे करता है और किस तरीके से काम करता है। तो वो बनता कैसे है, क्या है, नहीं है, उस बाइट, जैसे आपने वो सुधा चंद्रन का नाम सुना है, जयपुर फुट लगा हुआ है, जो नाम है जयपुर फुट, मतलब दूसरा जो उनके दोनों पैर हैं वो डुप्लीकेट है। पता है आप लोगों को, बायो में पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे कैसे बना वो। अब ऐसा थोड़ी कि कोई बायोलॉजी वाला गया होगा कंपनी में बनाया होगा उसको, नहीं। अब वहां पे बायोटेक के दो ब्रांचेस स्प्लिट हो जाएंगे आगे जाके। मैथ्स का बच्चा भी कई इंजीनियरिंग कॉलेज ने आज के डे में ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। आपको पता नहीं है तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 12th कर रहे हैं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो इसको फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में एडमिशन लेने का बेनिफिट क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो प्लेस कर देते हैं आपको, जो नई ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है हर चीज का। जैसे हमने जू जियोग्राफी में पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया अपना, जियोग्राफी वाला दूसरे नजरिए से देख रहा है उसको, बायो वाला उसको दूसरे नजरिए से देख रहा है। जियोग्राफी वाला बोलेगा हाँ भाई यहाँ बारिश होने की संभावना है, बट अगर वही जू जियोग्राफी से कंसर्न्ड होगा तो बोलेगा कि भाई बारिश अगर इतनी होने की संभावना है तो उसके आगे ये भी संभावना है कि इसकी वजह से इतने ऑर्गेनिजम्स की या एनिमल्स की या प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, या फिर बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड होगा, या फिर बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बड़ा असर होगा। तो एक्सप्लेनेशन जब इतनी जा रही है तो इसके आगे आप खुद ही समझ सकते हैं कि अर्नेस्ट मेयर का काम कितना होगा और कैसे कैसे उन्होंने क्या किया होगा, चीजों को एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन अभी आएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन का सेट है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। और इसके साथ साथ हिस्ट्री में भी आपने नाम सुना होगा इनका, कहीं कहीं नहीं सुना है तो 11th-12th के बच्चे जो पढ़ते हैं उनसे जाके पूछ लीजिए, आपको वो सुना देंगे। हिस्ट्री मतलब याद है आपने 10th क्लास में जब इवोल्यूशन पढ़ा था तो उसने लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में एक लाइन लिखी है उसने, ह्यूमन इवोल्यूशन जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं, या फिर ह्यूमन इवोल्यूशन जो बच्चे 12th में पढ़ते हैं, वो बेचारा फुल स्टॉप नहीं लगाता, लास्ट में क्या लिखता है? ह्यूमन इवोल्यूशन यहीं तक सिमटा हुआ नहीं है, या फिर हम ह्यूमन इवोल्यूशन को यहीं पे स्टॉप नहीं कर सकते। इसके आगे जो वो कैसे इवॉल्व हुए, कैसे चलना सीखा, कैसे बोलना सीखा, कैसे पहनना सीखा, कैसे क्या सीखा, कैसे बिहेवियर चेंज किया, वो सारे हिस्ट्री का पार्ट है।
तो वहां पे भी इनका पार्टिसिपेशन है, हिस्ट्री में भी। तो ये सारे ब्रांचेस फटाफट लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। देन अभी आगे थोड़ा सा और बता के फिर मैं आगे मूव करती हूँ। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बोला कि आपने जब टेस्ट दिया होगा तो क्वेश्चन में आपने देखा होगा, अर्नेस्ट मेयर ने सबसे पहले स्पीशीज के कॉन्सेप्ट के बारे में डेफिनेशन दी थी। इनका जो एक पायोनियर जो बोला जाता है ना, जिसको मतलब जिसने नींव रख दी थी बहुत पहले, पायोनियर, ठीक है। एक टर्म भी है बायो में, पायोनियर स्पीशीज। तो पायोनियर स्पीशीज जैसे हम पूछेंगे कि ह्यूमंस के पायोनियर स्पीशीज कौन थे, जैसे मैंने आपको अभी चिंपैंजी का नाम बताया, तो पायनियर मतलब जो सबसे पहले आए थे। आप कहीं पे आकाश इंस्टीट्यूट है, आप उसके ओनर से जाके पूछिएगा, बोलेगा मुझे तो नहीं पता, मेरे पहले तो वो था वो यहाँ पे। फिर अब पता करते 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 आपको पता चलेगा, अच्छा इसका फाउंडर ये था, लिखते हैं ना उसके नाम के पहले फाउंडर लिखते हैं, तो कहते हैं कि भाई इस इंस्टीट्यूट का पायनियर ये है, इस तरीके से करके। तो इस सेंस में पायनियर यूज किया जाता है। तो स्पीशीज की जो डेफिनेशन आई, उसका वहां पे नींव रखने का काम किन्होंने किया था, अर्नेस्ट मेयर ने किया था। तो एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, शायद इन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी तक जितनी एक्सप्लेनेशन दी है ना, उसमें से सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रपोज्ड definition of biological species, definition of biological species। इन्होंने क्या किया था, स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन मैंने इस वजह से दिया था, मैं रीजन बता देती हूँ। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हमें अर्नेस्ट मेयर का नाम नहीं पता था तो फिर ऐसा क्वेश्चन में क्यों लिखा था। एक क्वेश्चन था, ऑप्शन होगा उसमें, ध्यान दीजिएगा, आप नोटिस कीजिएगा। उसका रीजन ये था कि वो मैच करने का क्वेश्चन था, जिसके बाकी 3 ऑप्शंस मैंने आपको बता रखे थे। तो होता है ना कि बच्चा अपना कॉमन सेंस अप्लाई करता है, इसको डिस्कार्ड मेथड बोला जाता है। जैसे फिजिक्स में, मैथ्स में आप अप्लाई करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए कि आपके सामने एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस लिखे हैं। तो कई बार होता है ना कि आंसर को कैच करके आपसे कुछ एक्स वाई जेड कुछ की भी वैल्यू पूछी जाती है, तो बच्चे को आता ही नहीं, तो वो करता क्या, चारों को पुट कर करके देखना स्टार्ट करता है, जिससे उसका आंसर निकल जाता है, वो उसका आंसर होता है। इसको डिस्कार्ड मेथड बोला जाता है। तो जो चीजें नहीं आती उसको छोड़ के बाकी जो हमें आता है सबसे पहले तो हम वही मैच करते हैं ना, उससे भी कई सारे आंसर्स क्लियर हो जाते हैं। इसको आप फटाफट नोट कीजिए, ये मैं अब करने जा रही हूँ। ये मोर देन एनफ क्या है आपके लिए, एक्सप्लेनेशन है अर्नेस्ट मेयर के बारे में, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा था। मैंने जो 80 इयर्स बोला, 80 साल तक तो एक्टिवली काम किया था इन्होंने। अब ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते के साथ कोई काम करने लगेगा, ठीक है। 80 साल तक एक्टिव रहे ये, बट लाइफ स्पैन सीधा सीधा यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 100 होता है, 100 साल का था। तो अच्छा खासा इनका लाइफ स्पैन था। अर्नेस्ट मेयर का हो गया, तब कर दो इसको मैं फास्ट रिप्लाई करेंगे उधर से, ताकि हम आगे बढ़ सकें इसमें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब देखिए आगे मैं आपको, क्योंकि मैंने अच्छा हुआ जो पूछ लिया, तो पता चला उससे कि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को। और जो बच्चे सुन रहे हैं उनको हर एक, जो बच्चे ओल्ड हैं मतलब पहले से पढ़ रहे हैं, ओल्ड मतलब पुराने नहीं हो गए आप, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको ईच एंड एवरी लेक्चर में इस चीज की गारंटी मेरी तरफ से है कि हर क्लास में, हर एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, ईच एंड एवरी क्लास में, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम टेबल वाइज कर लेते हैं इसको। मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने टेबल वाइज कभी आपको कराया नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फीचर्स of
फीचर्स ऑफ, इसके बाद एक्सप्लेनेशन कर दूंगी तो थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स देखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें जब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा जो फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे जो सबसे आसान है ग्रोथ लिख दिया, ठीक है। ग्रोथ के बाद देन हम यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन। रीजन बता रही हूँ कि आज इसके साथ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ग्रोथ के बाद मोस्टली मैं मेटाबॉलिज्म पढ़ाती हूँ। मैंने इसके साथ लिख दिया रिप्रोडक्शन, ठीक है। देन इसके बाद हम कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के बाद मैंने आपको होम्योस्टेसिस पहले ही बता दिया अभी क्लास शुरू करने के साथ ही, तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस के बाद देन मैंने मेंशन कर दिया आपको क्या आ गया यहाँ पे, कॉन्शियसनेस। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, कॉन्शियसनेस दिख रहा है एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँ कि यहीं तक ये जर्नी स्टॉप हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो इस एक्सप्लेनेशन में क्या है, सबसे जीरो लेवल का ग्रोथ आता है। पहले जब आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपको एक छोटी सी बात पता थी कि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और नॉन लिविंग्स में नहीं होता है। बस अब उसको देखने का क्राइटेरिया चेंज हो गया है। यहाँ पे कुछ ऐसे जियोग्राफी पढ़ने वाले या फिर जियोलॉजी, यहाँ पे मैं एक स्पेशल टर्म आपको क्या बोल रही हूँ, जियोलॉजी बोल रही हूँ, GEOLOGY। आपने जैसे ऑर्निथोलॉजी आज के डे में सीखा है, मैं बच्चों को बोलती हूँ पहला तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और दूसरा साइंटिस्ट का नाम, दूसरा साइंटिस्ट का नेम। आपकी कॉपी में जितने पेजेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कुछ भी पेजेस होंगे उसमें, ठीक है। पेज नंबर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप डाल लीजिए। कई बार बच्चों को मैं बोलती हूँ इंडेक्स में खुद ही पेज नंबर डाल लिया कीजिए, कौन कौन सा टॉपिक कहाँ लिखा है। तो हर एक मार्जिन पे एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और अगर एक या दो साइंटिस्ट के नाम आप याद करते हैं तो ऐसे करके साल भर में आपके पास 1000 से ऊपर डेटा होता है। एटलीस्ट 2 तो हो ही जाता है एक दिन में, 2 नाम तो आते ही आते हैं डेफिनेटली, 2 नहीं तो 1 आएगा, ठीक है। सेल चैप्टर में तो बहुत ज्यादा आते हैं। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ साइंस। आपने पहले ऑर्निथोलॉजी सीखा है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, फिर आपने टैक्सोनॉमी सीखा है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपने सिस्टमैटिक सीखा है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन की स्टडी है बट कौन से बेसिस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, ठीक है। और अभी अभी क्या सुन रहे हैं आप मेरे मुंह से, जियोलॉजी सुन रहे हैं, स्टडी ऑफ अर्थ साइंस, मतलब अर्थ पे। फिर आप बोलेंगे कि अब ये जियोलॉजी कहाँ से आ गया बीच में, अभी अभी तो जियोग्राफी बता रहे थे आप। तो जियोग्राफी में क्या है कि वहां पे उसको सिर्फ ऊपर ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्या है, मानसून कैसा है, वेदर कैसा है, ठीक है। बट जो जियोलॉजी पढ़ेंगे वो स्पेशली क्रस्ट लेयर जो है अर्थ का, कोर, मेंटल, क्रस्ट, 3 लेयर्स होते हैं अर्थ के। तो उन 3 लेयर में जो सबसे ऊपरी क्रस्ट लेयर है, सबसे ज्यादा रोल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी लेयर की है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली उसके बारे में देखना और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे आप क्या सीखते हैं कि क्रस्ट लेयर में कहाँ पे सॉइल है, रॉक है, कुछ भी है, क्या उसका नेचर है, ठीक है। जैसे कई ऐसे सॉइल होते हैं जिसका कलर कैसा होता है, काफी ब्लैक होता है। रीजन क्या होता है, उसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। सैंडी सॉइल होता है, मतलब सैंडी नेचर होगा उसका। डेजर्ट एरिया में चले जाइए, सोचिए हम आम का पेड़ लगा दे, वहां पे नहीं होगा। सबका क्या है वहां पे नेचर और जो फीचर है वहां के सॉइल का वो डिफरेंट है। तो सिर्फ इसके बारे में स्पेसिफिक और स्पेशल स्टडी कौन करते हैं, जियोलॉजिस्ट करते हैं।
और सबसे ज्यादा जो झगड़ा और लड़ाई होता है ना जो दो ब्रांचेस के बीच में, वो जियोलॉजिस्ट और पैलिएंटोलॉजिस्ट। याद आया आपको? पैलिएंटोलॉजी क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज पैलिएंटोलॉजी? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी बोलते हैं। चाहिए तो आप उसको भी, मतलब जितने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं वो, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, ऐसे ऐसे करके 10 तो मैंने आज की क्लास में बता दिया आपको। तो कॉपी के मार्जिन को आप क्या कीजिएगा, उसके लिए रिजर्व रखिएगा एक नाम और शॉर्ट में कि किसके स्टडी को बोलते हैं, और दूसरा जो साइंटिस्ट का नाम आएगा। जैसे आज के डे में आपने अर्नेस्ट मेयर सीखा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें प्लस उसके साथ क्या कंट्रीब्यूशन जुड़ा हुआ है स्पेशली, तो ऐसी चीजों को जिसके ऊपर आप ना नोट्स बना सकते हैं, ना आप उसके नाम के स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं, ना आप अपना दिमाग लगा सकते हैं वहां पे, और ना ही आपको वहां पे कोई थ्योरी अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बारे में अब स्टडी ऑफ अर्थ साइंस जियोलॉजी है तो है, आप नहीं बदल सकते उसको, कोई नहीं बदल सकता उसको, ठीक है? तो उन चीजों को आप मार्जिन में जगह दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि बिना मन के भी आप कॉपी टर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखता है तो वो दिमाग पे ज्यादा क्लिक करता है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो फ्रेशर्स फर्स्ट टाइम में जो नीट निकालते हैं ना, वो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। आप आज नहीं सुनेंगे, 2 साल के बाद जाके ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, हाँ भाई व्हाट आर द ट्रिक्स फॉर श्योर सिलेक्शन इन नीट एग्जाम, देखते हैं ना आप, टाइप करके बच्चे देखते हैं यूट्यूब पे। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जिससे आप अपना टाइम सेव करके फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जियोलॉजी है, तो मेरे ख्याल से काफी इंफॉर्मेटिव क्लास थी आज की। हर एक वर्ड आप लोग यहाँ पे स्पेशल सीख रहे हैं। तो हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे जियोलॉजिस्ट या ज्योग्राफी रीड करने वाले निकल के सामने आते हैं, और वो क्या बोलते हैं वहां पे, कहते हैं कि तुम जो ये बोल रहे हो कि ग्रोथ का मतलब है कि किसी की हाइट पहले इतनी थी और उसकी हाइट अगर बढ़ गई कुछ फीट, इंक्रीज हो गई तो ग्रोथ है, ठीक है? पेड़ कल को बहुत छोटा था, उसका बायोमास भी बड़ा ट्री के फॉर्म में हो गया तो ग्रोथ है। मतलब लेंथ बढ़ रहा है तब भी ग्रोथ है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तब भी ग्रोथ है। पत्ता लीफ जो है छोटा था, उसका साइज बड़ा हो गया, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तब भी क्या है? ग्रोथ है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेंगे। तो ये खड़े हुए उसके अगेंस्ट में, जियोलॉजिस्ट मतलब अर्थ साइंस की पढ़ाई करने वाले, ये उसके अगेंस्ट में खड़े हुए, और इन्होंने क्या बोलना स्टार्ट किया कि आप जो ग्रोथ बोल रहे हैं, क्या नेचर में ग्रोथ नहीं होता क्या, जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं, ये एक्सेप्शनल चीजें हैं। मैं ऐसा नहीं बोल दूं कि मैंने ये मार्कर रखा और कल के डे में ऐसा हो कि मुझे इसका डबल साइज होके मिल जाए या इसका इंक बढ़ जाए, फिर तो बेनिफिट हो जाएगा मुझे, ऐसा नहीं होता कभी। कुछ एक्सेप्शनल चीजें होती है वहां पे। तो ये इसके अगेंस्ट में खड़े हुए, तो ग्रोथ जो है यहाँ पे डिस्प्यूटेड टॉपिक हो गया। अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग के पास भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, और अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो इसके पास भी बहुत सारा क्राइटेरिया है। जैसे हम यहाँ पे कुछ रॉक्स वगैरह की बातें करें, और लिविंग में तो खैर पूरे लिविंग सिस्टम में सारे ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स में होता ही है, यहाँ पे तो खैर होता ही है। बट ये क्या हो गया, दोनों में बोला गया कि ये फीचर क्या है, कॉमन है। फीचर क्या है, कॉमन है। कैसे? ऑर्गेनिज्म, अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है और अगर इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है तब भी ये ग्रोथ है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई रॉक है, इसको आपने यहाँ पे 2 फीट इंक्रीज कर दिया है, तो ये बोलेगा भाई मेरे अंदर भी ग्रोथ हो रहा है। तो ये ग्रोथ चला गया डिस्प्यूटेड टॉपिक में। देन हम रिप्रोडक्शन पे आते हैं, ठीक है? रिप्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो एनसीईआरटी आपको एक लाइन दे रहा है, कह रहा है ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सिंपल और सिंपलर होते हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? या फिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इससे भी और हॉरिबल बात लिख रहा है। वो कह रहा है कि उनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ टर्म्स आर सिनोनिमस टू ईच अदर। सिनोनिमस मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में जिसको पर्यायवाची बोलते हैं। जिन बच्चे को समझने में कोई दिक्कत हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची हिंदी में बोलते हैं ना, कि भाई इसका पर्यायवाची बताइए। पानी का क्या है तो आप जल लिखते हैं वहां पे, इस तरीके से करके। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये कह रहा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप अगर किसी को बोलते हैं, किसी गांव के बंदे को बोलिए, आप उसको बोलिए ऐसा है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ना, दोनों सेम है, मतलब कोई बढ़ रहा है वो भी सेम है, और कोई अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है मतलब अपने स्पीशीज को बढ़ा रहा है, वो आपको एक थप्पड़ मारेगा वहां पे, कहेगा ये कैसी वाहियात बायोलॉजी पढ़ के आ रहा है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी होता है, हम तो इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं भी पढ़ा है तब भी हम जानते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, दोनों अलग अलग है।
यहाँ पे होता क्या है, रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। आप लोगों को रट गया होगा अभी तक, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ उसको लिखना कैसे है। बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो मैंने बायोलॉजिकल प्रोसेस लिख दिया है, कुछ रटना नहीं है आपको कभी किसी क्लास में। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग organism produces offsprings which are similar to itself। जो क्या होते हैं, इससे मिलने वाले होते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ होते हैं, मतलब सेम स्पीशीज के होते हैं। मैंने क्या लिखा है हिंदी में बोल देती हूँ मैं इसको। रिप्रोडक्शन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले, सिमिलर लिखा है मैंने, अपने ही जैसे दिखने वाले अदर ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है ऑफस्प्रिंग, हो सकता है आपको परेशान करे, आप बोले नहीं हमने 10th में ध्यान नहीं दिया था पढ़ते वक्त। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो उसके बच्चे होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के। जैसे आप लोग 2 3 4 5 भाई बहन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप लोग क्या है, अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स हैं। समझ आ गया होगा, आसान हो गया। तो मैंने इसको लिखा है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है, इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ, जो क्या है, खुद के सिमिलर हैं, अपने ही जैसे सिमिलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस रिप्रोडक्शन में कुछ हाँ, अब हम बोलेंगे कि एक लाइन अभी हम बोल रहे थे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ट्विन कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे मैं ये कॉलम ऐसे रब कर देती हूँ, ये फोटो की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, और मैं एक बॉक्स बनाती हूँ जो दोनों के लिए कॉमन है, ग्रोथ के लिए भी रिप्रोडक्शन के लिए भी। ठीक है, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी है, नाम नहीं बोल रही मैं यहाँ पे, बहुत सारे होते हैं ऐसे। तो जैसे 12th वाले बच्चे कल क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे तो उनके पास एक क्वेश्चन आया था एग्जाम आइडिया में। क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली किसको बिलोंग करने वाले, मोनेरा कोर प्रोटिस्टा को बिलोंग कर, कॉमनली पूछा गया था। पता था कि 11th उतने टाइम तक किसी बच्चे को याद रहती नहीं है। ठीक है, तो कॉमनली पूछा गया था कि उसमें बेसिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आंसर में बच्चों को, जैसे बच्चों ने पूछा मैडम हमें इसमें क्या लिखना है, बहुत सारी चीजें होती है, बाइनरी फ्यूजन भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है। ठीक है, तो कॉमन जो था ना, सब में सबसे ज्यादा कॉमन जो था दैट इज सेल डिवीजन। क्या था वो, उनको आंसर क्या लिखना था वहां पे, सेल डिवीजन लिखना था आंसर। आपके लिए भी यूजफुल है, याद रखिएगा। अब ये सेल क्या करेगा, स्प्लिट होके अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बेचारा है क्या, यूनिसेलुलर है। क्या है ये, यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर है तो इसके पास 2 चीजें हैं। अब ये ग्रोथ कैसे करेगा, अगर मान लीजिए कि इसको क्या करना है, ग्रोथ करना है या अपने आप को ग्रो करना है, उस कंडीशन में भी इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ये क्या करे, अपने नंबर को इंक्रीज करे। वही इस बेचारे के लिए ग्रोथ भी है। और रिप्रोडक्शन क्या सीख रहे हैं आप, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है अभी अभी, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ही जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो बेचारा ऑर्गेनिज्म ही तो है, यूनिसेलुलर है, तो क्या हम इसको ऑर्गेनिज्म से निकाल के बाहर फेंक देंगे, क्या नहीं। तो जिसकी वजह से आपको लाइन लिखी गई है कि ये क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये क्या करता है, कैटेगराइज करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझेंगे वहां पे। आपको आवाज जा रही है मेरी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रही है बात मेरी? No, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए यहाँ पे, हाँ, एक टर्म क्या है, होम्योस्टेसिस। तो खैर मैंने आपको अभी अभी पूरा समझाया है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्पेशल एबिलिटी और कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या करता है, उसको एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कराने का काम करता है। ठीक है, और कॉन्शियसनेस, मैं बोल रही हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही है, व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस, आप कॉन्शियस हैं। जैसे कोई पेरेंट आया, हमें कंप्लेन करनी है उस बच्चे की, मैं पढ़ा रही हूँ, वो पंखा देख रहा है, खिड़की देख रहा है, मतलब कहीं और दिमाग है उसका, मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया, वो आंसर नहीं दे रहा है,
तो उसके उसके पेरेंट आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई ऐसा है ना कि आपका बच्चा तो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है क्लास में, बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता। क्या रीजन है कि मैं जो उसको बोल रही हूँ उसको जैसा उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, यही कंक्लूजन निकलता है वहां पे। तो कॉन्शियसनेस वही है जहां पे, लेकिन जब आपकी बुक्स प्रिंटेड हुई थी तब सोफिया जो रोबोट है उसको नहीं बनाया गया था, ठीक है। आज के डे में क्या है, जो रोबोट है सोफिया जो है वो बन चुकी है, मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी। तो उसके आने के बाद आज के डे में कॉन्शियसनेस जो टॉपिक है ये क्या हो गया है, डिस्प्यूटेड हो गया। कॉन्शियसनेस का टॉपिक कैसा हो गया है, डिस्प्यूटेड हो गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उस टाइम तक सिर्फ लिविंग के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन आज के डे में क्या है, लिविंग है। अब आप रोबोट को क्या बोलेंगे कि लिविंग है, वो क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है वो, नॉन लिविंग है, ठीक है। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, आज की क्लास में भी मैं दिखा देती हूँ, आपको बातें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपके पास जो रोबोट है सोफिया, उसको जब आप लोग देखेंगे तो आप कहीं से भी नहीं बोल सकते, किसी भी एंगल से नहीं बोल सकते कि क्या है वो, नॉन लिविंग है। कोलकाता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमिनार के टाइम में गई थी, लेकिन उसके ब्रेन के अंदर जैसे कैसे मेमोरी कार्ड हम लोग डालते हैं फोन के अंदर कोई चीज रखते वक्त, या फिर किसी चीज को स्टोर करते हैं हम लोग उसमें, या इंटरनल मेमोरी देख के हम जो फोन खरीदते हैं, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ये भी क्या है, रिएक्ट करने का काम करती है। जैसे आप इसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ इसके अंदर जो, अब वो तो हम लोगों के साथ भी होता है। अब आपके सामने बैठ के कोई मराठी बोलना स्टार्ट कर दे, समझ आएगा आपको, क्या नहीं आएगा? मराठी तो बिल्कुल समझ नहीं आती, जो नहीं है उस साइड के समझ ही नहीं आएगा। वो आपको गाली भी दे जाए मराठी में, आप बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है, आपको समझ नहीं आएगी बात वहां पे। तो इसमें जो फीड किया गया है, इसमें जो डेटा फीड किया गया है वो किस चीज का फीड किया गया है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज इसके अंदर फीड किया गया है, ठीक है। इस बात को समझेंगे आप लोग। और एक क्या है यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म है। एक क्या है यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म को कैसे समझते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस। सबसे कॉमन तरीके से अगर मैं बात करूं, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यही लिख रही हूँ, इसके टाइप्स मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। ये क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions of any, रिपीट भी कर रही हूँ साथ में, मतलब डिक्टेट भी कर रही हूँ, तो कुछ नजर ना आए तो पूछ लेंगे मेरे से, या फिर मैं बोल रही हूँ साथ में, मेरे साथ आप लिख भी सकते हैं। The sum total of all the chemical reactions of any living organism is known as मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई बच्चा लीव नहीं करेगा। अभी असाइनमेंट क्वेश्चंस नोट कराना है मुझे, असाइनमेंट क्वेश्चंस नोट करेंगे। इन सबको रब कर दूं मैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखती हूँ, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जो क्लास से होता है उसी से कंसर्न्ड है, और नेक्स्ट क्लास से कोशिश करूंगी जैसे मैंने पिछले सेल चैप्टर में कराया था, आपको साथ के साथ क्वेश्चंस करवा दूं, ज्यादा बेटर होता है। आंसर भी वही दिख रहा होता है, क्वेश्चन भी, क्वेश्चन आंसर की कुछ बच्चे नए हैं, क्वेश्चन आंसर की कॉपी आपकी सेपरेटेड होगी, अलग होगी। वो ऐसे क्वेश्चन आंसर की कॉपी होगी जो सैंपल पेपर आपने अपने हाथ से सेल्फ बनाया है। तो इसलिए आप मेरे से क्वेश्चन मत पूछिएगा क्यों अलग बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, नहीं करना है। आप अपने किचन में जाके कपड़े नहीं रखते ना, अपने कबर्ड में रखते हैं ना, जहाँ जगह होती है वहीं रखते हैं ना। तो क्वेश्चन आंसर जो है उसको सेपरेट आप लिखिए, एग्जाम के टाइम में बच्चे उसी को पढ़ के जाते हैं, तभी मैं हर क्लास में बच्चों को ये नसीहत देती हूँ। पहला क्वेश्चन लिखेंगे,
who proposed definition of species. Who proposed definition of species? अर्नेस्ट मेयर का नाम आएगा यहाँ पे, वन वर्ड आंसर है. सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट, जो कि पहले भी कर रखा है कुछ बच्चों ने. डिफरेंशिएट बिटवीन, एक मिनट इंक डाल देती हूँ मैं इसमें. क्वेश्चन लिखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी. डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी. सिस्टमैटिक्स में आप लोग लिखेंगे, ये भी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है बट ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनोमी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, जो मैंने आपको पहले सिखाया है आज की क्लास में, होम्योस्टैसिस. HOMEOSTASIS, होम्योस्टैसिस का क्या मतलब है. ठीक है. चौथा क्वेश्चन, मेंशन important fields of study of अर्नेस्ट मेयर, MAYR. यहाँ पे आपको मैंने मेंशन लिखा है, तो आप ये मत समझिएगा कि एक्सप्लेन करना है सबको, सिर्फ आपको मेंशन करना है. वहां पे क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ मेंशन करना है वहां पे क्या होता है उसमें, मतलब क्या क्या दिया था, जो मैंने सारी चीजें आपको समझाई. ऑर्निथोलॉजी है, जू जियोग्राफी है, ठीक है, स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, तो पूरा फील्ड लिखा है, तो सब कुछ बस मेंशन कर दीजिएगा आप वहां पे. फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन ग्रोथ. यहाँ पे इसके डिस्प्यूट वगैरह सब लिखना है आपको. जो डिस्प्यूट था इसका वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन. म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन एक्सप्लेन कर रखा है मैंने आपको. 10th क्लास का क्वेश्चन है ये. दोनों को डिफरेंशिएट करना है आपको. ये म्यूटेशन वर्ड है, यहाँ पे वो लाइट की शाइनिंग आ रही है थोड़ी सी, म्यूटेशन है ये. नेक्स्ट लिखिए,
लीजिए। Which mode of reproduction, which mode of, एक 10th क्लास का क्वेश्चन दे रही हूँ, which mode of reproduction is better and why? मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज कर जाइए कि क्या पूछा है मैंने यहाँ पे। इज बेटर लिख ही देती हूँ मैं। असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में से पूछ रही हूँ मैं कौन सा बेटर होता है एंड व्हाई। रीजन बताना है उसका कि आप जो लिख रहे हैं उसको क्यों बेटर मान रहे हैं। 9th क्वेश्चन लिखिए। Explain the types of organisms on the basis of their capability of survival in adverse conditions। ब्रैकेट में टेम्परेचर लिख दे रही हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ और समझ लें। टेम्परेचर लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड लिखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, ये कैपेबिलिटी है। 10th क्वेश्चन लिखिए। Give examples of non-living who possess consciousness, जो क्या करते हैं कॉन्शियसनेस को शो करते हैं। यहाँ पे आपको सोफिया रोबोट का नाम लिखना है। अभी इसका नेट चल नहीं रहा है ठीक से ढंग से, बट ये है रोबोट सोफिया। बस आपको बोलते हुए दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा कि नॉन लिविंग है ये। कहीं से लग रहा है ऐसा आपको देख के किसी बच्चे को कि ये नॉन लिविंग है? नहीं? Yes, ma'am. क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो काफी पुरानी प्रिंटेड है, नए एडिशंस आते हैं बट उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी गई है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मेरे ख्याल से जब इसको थोड़ा रिवाइज करके और अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट के साथ बनाया जाएगा तो उस बुक में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे
और नेक्स्ट क्लास में अगर आज के टॉपिक्स में से कोई डाउट हो तो उसको स्टार्ट करते हुए फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। ठीक है, 6 ही बजे से मेरी दूसरी क्लास थी, बट मुझे टाइम का पता नहीं चला, 6:30 हो गए हैं। ठीक है, लीव करती हूँ। क्वेश्चंस लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा तो।